5 नवंबर 1997 शाम करीब 7:30 बजे लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वर्जिन अटलांटिक की एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की तैयारियां अंतिम चरण में थी। एयरलाइन का क्रू अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, जबकि लगभग 98 यात्री भी लंदन जाने वाली रात भर की इस यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। सभी अपना सामान चेक इन कर रहे थे और जल्द ही विमान में सवार होने वाले थे। जिस विमान से यह उड़ान संचालित होनी थी वह केवल 4 साल पुराना आधुनिक एयरबस A340 था। उस समय यह विमान अपनी बेहतरीन सुरक्षा और भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। इस उड़ान का कॉल साइन था फ्लाइट 024, जिसे पूरी रात उत्तरी अमेरिका के ऊपर से उड़ते हुए अटलांटिक महासागर पार करना था और अगले दिन दोपहर तक यूनाइटेड किंगडम पहुंचना था। पूरी यात्रा का समय लगभग 10 घंटे 30 मिनट निर्धारित किया गया था। कॉकपिट में 3 अनुभवी पायलट मौजूद थे। बाईं सीट पर बैठे थे 40 वर्षीय कैप्टन टिम बार्नबी, जिनके पास 14,000 घंटे से भी अधिक उड़ान का अनुभव था। इनमें से लगभग 3,000 घंटे उन्होंने इसी एयरबस A340 पर पूरे किए थे। इतने लंबे करियर के बावजूद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उन्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ दाईं सीट पर थे 32 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मोरले। एयरबस A340 पर उनका अनुभव करीब 301 घंटे का था, लेकिन दूसरे विमानों पर वे पहले ही हजारों घंटे उड़ा चुके थे, यानी अनुभव की कमी बिल्कुल नहीं थी। इन दोनों के पीछे बैठे थे 28 वर्षीय रिलीफ पायलट क्रेग मेटन। लंबी दूरी की उड़ानों में उनका मुख्य काम बाकी पायलटों को बारी बारी से आराम देना होता था, ताकि पूरी यात्रा के दौरान कॉकपिट में हमेशा सतर्क और ताज़ा टीम मौजूद रहे। एयरबस A340 पर उनका अनुभव सीमित था, लेकिन कुल मिलाकर उनके पास 4,500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव था। इधर केबिन के अंदर 13 क्रू सदस्य यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें उनकी सीटों तक पहुंचा रहे थे। दूसरी ओर ग्राउंड स्टाफ तेजी से सामान लोड कर रहा था और कॉकपिट में उड़ान से पहले की अंतिम तकनीकी जांच पूरी की जा रही थी। लंबी यात्रा को ध्यान में रखते हुए विमान में लगभग 73 मीट्रिक टन ईंधन भरा गया। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद विमान के दरवाजे बंद कर दिए गए और फ्लाइट 024 उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार थी। करीब रात 9 बजे विमान को गेट से पीछे धकेला गया। एक एक करके चारों इंजन चालू हुए और विशाल एयरबस धीरे धीरे रनवे 24 लेफ्ट की ओर टैक्सी करने लगा। उस रात विमान की कमान फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मोरले के हाथ में थी, जबकि कैप्टन टिम बार्नबी रेडियो संचार और अन्य ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को संभाल रहे थे। हर चीज सामान्य दिखाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद विमान रनवे पर पहुंच गया। फर्स्ट ऑफिसर ने टेक ऑफ थ्रस्ट सेट किया। चारों इंजनों की गूंज तेज हो गई और देखते ही देखते एयरबस तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आसमान की ओर उठ गया। टेक ऑफ पूरी तरह सामान्य था। विमान सुरक्षित रूप से हवा में पहुंचते ही नियमों के अनुसार कैप्टन ने लैंडिंग गियर ऊपर करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही एक साधारण सी प्रक्रिया कुछ घंटों बाद इस पूरी उड़ान को एक ऐसे संकट में बदल देगी जिसे विमानन इतिहास लंबे समय तक याद रखने वाला था। जैसे ही विमान का बायां मुख्य लैंडिंग गियर अपने कंपार्टमेंट की ओर ऊपर जा रहा था, उसी समय उसके अंदर लगा एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण धातु का हिस्सा, जिसे टॉक पिन कहा जाता है, अपनी जगह से निकल गया। वह छोटा सा पुर्जा तेज गति से हवा में उछला, एयरपोर्ट की सीमा पार करता हुआ दूर समुद्र किनारे जाकर गिर पड़ा। किसी ने इस घटना को देखा नहीं, और यही वह क्षण था जब फ्लाइट 024 की सबसे बड़ी समस्या चुपचाप शुरू हो चुकी थी। कॉकपिट में बैठे पायलटों को केवल इतना महसूस हुआ कि इस बार बायां लैंडिंग गियर सामान्य से कुछ अधिक समय लेकर अंदर गया था। यह हल्की सी असामान्यता जरूर थी, लेकिन इतनी गंभीर नहीं कि तुरंत किसी खतरे का संकेत मानी जाए। उन्हें क्या पता था कि उनके विमान का एक अहम हिस्सा अब हजारों फीट नीचे लॉस एंजलिस की जमीन पर पड़ा था। इन सब से अनजान फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मोरले ने ऑटो पायलट सक्रिय कर दिया। विमान धीरे धीरे अपनी निर्धारित दिशा में मुड़ने लगा और नीचे फैला लॉस एंजलिस रात की रोशनी में जगमगा रहा था। सड़कों पर चमकती लाइटें और दूर दूर तक फैला शहर देखकर किसी को भी यह अंदाजा नहीं हो सकता था कि इस उड़ान के लिए असली खतरा अब शुरू हो चुका है। कुछ समय बाद फ्लाइट 024 अपनी शुरुआती क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गई।
विमान में मौजूद 98 यात्रियों के लिए भोजन परोसा गया और 13 केबिन क्रू सदस्यों ने अपनी सेवा जल्दी ही पूरी कर ली। खाना खत्म होने के बाद अधिकतर यात्रियों ने अपनी सीटें पीछे कर ली और लंबी रात की उड़ान में सोने की कोशिश करने लगे। केबिन में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा, लेकिन ठीक उसी समय कॉकपिट में एक छोटी सी तकनीकी चेतावनी ने पायलटों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नियमित सिस्टम मॉनिटरिंग के दौरान उन्होंने देखा कि बाएं मुख्य लैंडिंग गियर के एक पहिए का ब्रेक टेम्परेचर सेंसर कोई सिग्नल नहीं भेज रहा था। डिस्प्ले पर 2 क्रॉस दिखाई दे रहे थे, जिसका अर्थ था कि उस सेंसर से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। एयरबस A340 अपने समय का बेहद उन्नत विमान था। इसके कंप्यूटर लगातार सैकड़ों सेंसरों से जानकारी लेकर हर सिस्टम की निगरानी करते रहते थे। ऐसे में किसी एक सेंसर का अचानक बंद हो जाना आमतौर पर बड़ी खराबी नहीं माना जाता था। इसी वजह से पायलटों ने भी इसे एक सामान्य तकनीकी गड़बड़ी समझकर ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह केवल एक सेंसर की खराबी नहीं थी, बल्कि आने वाली एक बेहद गंभीर समस्या का पहला संकेत था, जिसका असली असर उन्हें तब दिखाई देने वाला था जब उनका विमान अपनी मंजिल से केवल कुछ मिनट की दूरी पर होगा। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे अटलांटिक महासागर के ऊपर फैलने लगी थी। क्षितिज पर सुनहरी रोशनी का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। जो यात्री अब तक जाग रहे थे, वे खिड़की से इस नज़ारे का आनंद ले रहे थे, लेकिन कॉकपिट में बैठे तीनों पायलटों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी शांत उड़ान कुछ ही मिनटों में एक गंभीर आपातकाल में बदलने वाली है। लॉस एंजेलिस से उड़ान भरने के लगभग 10 घंटे बाद फ्लाइट 024 ने लंदन की ओर उतरना शुरू किया। आराम करने के बाद फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मोरले फिर से कंट्रोल संभाल चुके थे। उनके बाईं ओर कैप्टन टिम बार्नबी बैठे थे, जबकि पीछे रिलीफ पायलट क्रेग मिटन अपनी सीट पर मौजूद थे। उस दिन मौसम पूरी तरह उड़ान के अनुकूल था। आसमान साफ था, केवल कुछ हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। हवा भी सामान्य थी और दृश्यता इतनी अच्छी थी कि रनवे काफी दूर से साफ दिखाई दे रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 024 को रनवे 27 लेफ्ट पर लैंडिंग की अनुमति की तैयारी करने के निर्देश दिए। अब मंजिल केवल कुछ ही मिनट दूर थी। फर्स्ट ऑफिसर सावधानी से विमान को रनवे की सेंटर लाइन के साथ ला रहे थे। फ्लैप्स पूरी तरह सेट थे, स्पीड नियंत्रित थी और सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम करते दिखाई दे रहे थे। अब केवल एक अंतिम प्रक्रिया बाकी थी, लैंडिंग गियर नीचे करना। जैसे ही विमान रनवे से लगभग 8 मील दूर था, कैप्टन टिम बॉर्नबी ने गियर लीवर नीचे किया, लेकिन अगले ही पल कॉकपिट का माहौल पूरी तरह बदल गया। नोज गियर और दायां मुख्य लैंडिंग गियर सामान्य तरीके से नीचे आकर लॉक हो गए, लेकिन बायां मुख्य लैंडिंग गियर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। कुछ ही सेकंड बाद एकम स्क्रीन पर तेज चेतावनी चमकी, गियर अनसेफ। इसके साथ ही कई दूसरी चेतावनियां भी दिखाई देने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या बायां लैंडिंग गियर समय रहते नीचे आएगा या आने वाले कुछ मिनट पूरी उड़ान की किस्मत तय करने वाले थे। अगर विमान इसी स्थिति में रनवे को छूता तो तेज रफ्तार में उसका संतुलन बिगड़ सकता था, वह रनवे से फिसल सकता था, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता था या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो सकता था। हालांकि अभी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कई बार लैंडिंग गियर सामान्य से कुछ सेकंड ज्यादा समय लेकर लॉक होते हैं। यही सोचकर दोनों पायलटों ने अप्रोच जारी रखी और लगातार गियर इंडिकेशन पर नजर बनाए रखी। लेकिन हर बीतते सेकंड के साथ एक बात साफ होती जा रही थी, बायां लैंडिंग गियर नीचे आने वाला नहीं था। जब विमान लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो फर्स्ट ऑफिसर ने बिना देर किए गो अराउंड का फैसला लिया। उन्होंने इंजन की शक्ति बढ़ाई और विमान को दोबारा चढ़ाई पर ले गए। उसी समय कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया कि फ्लाइट 024 मिस्ड अप्रोच कर रही है। शुरुआत में दोनों पायलटों को लगा कि शायद गियर को थोड़ा अतिरिक्त समय चाहिए था। अब उनके पास पर्याप्त समय था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे समस्या का समाधान निकाल लेंगे। लेकिन तभी एक और गंभीर परेशानी सामने आ गई। जब उन्होंने लैंडिंग गियर को दोबारा ऊपर करने की कोशिश की, तब भी बायां गियर अपनी जगह नहीं गया। अब उसकी स्थिति सबसे खतरनाक थी। वह न पूरी तरह ऊपर था और न पूरी तरह नीचे। वह बीच में ही फंस चुका था।
किसी भी बड़े विमान के लिए यह सबसे मुश्किल परिस्थितियों में से एक मानी जाती है। कैप्टन ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पूरी स्थिति बताई। कंट्रोलर ने विमान को 8000 फीट की ऊंचाई पर होल्डिंग पैटर्न में भेज दिया ताकि क्रू के पास समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अब कॉकपिट के अंदर असली संघर्ष शुरू हो चुका था। सबसे पहले तीनों पायलटों ने ग्रेविटी गियर एक्सटेंशन प्रक्रिया अपनाई। यह एक आपातकालीन सिस्टम होता है जिसमें हाइड्रोलिक दबाव हटाकर लैंडिंग गियर को केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे गिरने दिया जाता है। उन्होंने विमान की गति लगभग 190 से 200 नॉट्स के बीच रखी, गियर लीवर नीचे किया और इमरजेंसी एक्सटेंशन हैंडल सक्रिय किया। अगर खराबी केवल हाइड्रोलिक सिस्टम तक सीमित होती तो इस प्रक्रिया के बाद गियर आसानी से नीचे आ जाता। तीनों पायलट सामने लगी स्क्रीन को लगातार देख रहे थे। कुछ सेकंड बीते, फिर कुछ और, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दायां मुख्य गियर और नोज गियर पूरी तरह लॉक थे, जबकि बायां गियर वहीं अटका रहा। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि समस्या साधारण नहीं थी। और सबसे चिंता की बात यह थी कि विमान की स्टैंडर्ड इमरजेंसी प्रोसीजर भी इस खराबी को ठीक नहीं कर पा रही थी। फिर भी उम्मीद की एक किरण अभी बाकी थी, क्योंकि यह खराबी हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हुई थी। इसलिए फ्लाइट 024 सीधे वर्जिन अटलांटिक की ऑपरेशंस और मेंटेनेंस टीम से संपर्क कर सकती थी। कैप्टन ने तुरंत रेडियो के जरिए पूरी स्थिति इंजीनियरों को बताई। दूसरी तरफ एयरलाइन के अनुभवी इंजीनियर, चीफ पायलट और A340 फ्लीट मैनेजर भी तुरंत इस समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। सबका लक्ष्य केवल एक था, किसी भी तरह बाएं लैंडिंग गियर को नीचे लाकर लॉक करना। सबसे पहले इंजीनियरों ने कुछ महत्वपूर्ण सर्किट ब्रेकर्स रीसेट करने की सलाह दी। उम्मीद थी कि यदि यह किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की खराबी है तो शायद रीसेट के बाद सब कुछ सामान्य हो जाए। पायलटों ने एक एक निर्देश का पालन किया। सर्किट ब्रेकर्स रीसेट किए गए, सिस्टम दोबारा चेक किया गया, लेकिन परिणाम वही रहा। बायां लैंडिंग गियर अब भी पूरी तरह जाम था। अब धीरे धीरे कॉकपिट में मौजूद हर व्यक्ति एक ही सच्चाई को स्वीकार करने लगा। शायद इस एयरबस A340 को केवल 2 मुख्य लैंडिंग गियर के सहारे ही जमीन पर उतारना पड़ेगा। यह केवल एक कठिन लैंडिंग नहीं थी, यह ऐसी आपातकालीन स्थिति थी जिसका सामना इन तीनों पायलटों ने अपने पूरे करियर में कभी नहीं किया था। और अब लगभग 100 से अधिक लोगों की जान उनके अगले फैसले पर निर्भर थी। लेकिन चुनौती केवल विमान के अंदर तक सीमित नहीं थी। हीथ्रो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस अधिकारी भी लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। सभी जानते थे कि अगर फ्लाइट 024 की लैंडिंग के दौरान कोई बड़ा हादसा हो गया तो एयरपोर्ट का मुख्य रनवे कई घंटों तक बंद करना पड़ सकता था। इसका असर सिर्फ एक उड़ान पर नहीं, बल्कि पूरे लंदन के हवाई यातायात पर पड़ता। इसी बीच एक दूसरा विकल्प भी सामने आया। सुझाव दिया गया कि विमान को लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित मैनस्टन एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया जाए। वहां का रनवे लंबा था, आसपास खुला इलाका था और आपातकालीन सेवाओं को पहले से पूरी तरह तैयार किया जा सकता था। लेकिन तभी एक नई मुश्किल सामने आ गई। विमान में अब केवल लगभग 1 घंटे का ईंधन बचा था। यानी इसी सीमित समय के भीतर कैप्टन को अपने पूरे करियर का सबसे कठिन फैसला लेना था। क्या वे हीथ्रो पर ही जोखिम लेकर विमान उतारे या फिर आखिरी उम्मीद के साथ किसी दूसरे एयरपोर्ट की ओर बढ़ी? लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले कैप्टन टिम बार्नबी एक बात पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते थे। क्या सचमुच बायां लैंडिंग गियर यांत्रिक रूप से फंसा हुआ था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल सेंसर गलत जानकारी दे रहे हों? अगर समस्या सिर्फ इंडिकेशन सिस्टम में होती तो शायद सामान्य लैंडिंग संभव थी, लेकिन कॉकपिट के अंदर बैठकर इसकी पुष्टि करना नामुमकिन था। उन्हें जमीन पर मौजूद किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अपनी आंखों से विमान के नीचे देखकर गियर की वास्तविक स्थिति बता सके। इसी वजह से कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक असामान्य अनुरोध किया। उन्होंने रनवे 27 राइट पर एक लो लेवल पास की अनुमति मांगी ताकि कंट्रोल टावर में मौजूद इंजीनियर और कंट्रोलर नीचे से लैंडिंग गियर की स्थिति साफ साफ देख सके।
अनुमति मिलते ही कैप्टन ने यात्रियों को शांत आवाज में घोषणा की कि विमान रनवे के काफी करीब से गुजरेगा, लेकिन यह पूरी तरह योजनाबद्ध प्रक्रिया है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनट बाद विशाल एयरबस A340 रनवे की ओर बढ़ने लगा। कॉकपिट के अंदर हर व्यक्ति पूरी तरह अपने काम पर केंद्रित था। उधर एयरलाइन का एक अनुभवी इंजीनियर भी कंट्रोल टावर पहुंच चुका था। अब सभी की निगाहें केवल उसी विमान पर टिकी थी। कुछ ही क्षण बाद एयरबस लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर रनवे के ऊपर से गुजरा। कैप्टन ने विमान को हल्का सा बाईं ओर झुकाया ताकि टावर में मौजूद इंजीनियर को लैंडिंग गियर साफ दिखाई दे। कुछ सेकंड तक निरीक्षण करने के बाद इंजीनियर ने रेडियो पर जवाब दिया और वही खबर मिली जिससे हर कोई बचना चाहता था। बायां मुख्य लैंडिंग गियर पूरी तरह नीचे नहीं आया था, वह आधा बाहर निकला हुआ था और गियर बे में ही फंसा हुआ था। अब किसी भी तरह का कोई संदेह बाकी नहीं रहा। समस्या वास्तविक थी और बेहद गंभीर भी। कैप्टन ने विमान को फिर से ऊपर चढ़ाया और दोबारा होल्डिंग एरिया की ओर मोड़ दिया। एक बार फिर कॉकपिट में समाधान खोजने की कोशिश शुरू हुई। तभी एयरलाइन के A340 फ्लीट मैनेजर ने रेडियो पर एक ऐसा सुझाव दिया जिसने कुछ पल के लिए सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, एक और अप्रोच कीजिए, लेकिन इस बार लैंड मत कीजिए, केवल दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर से रनवे को हल्का सा छूकर तुरंत दोबारा टेक ऑफ कर जाइए। उम्मीद यह थी कि इस जोरदार झटके से शायद बाएं गियर को जाम करने वाली रुकावट टूट जाए और वह अपनी जगह नीचे आकर लॉक हो जाए। यह तरीका बेहद जोखिम भरा था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि हर संभावित विकल्प पर विचार करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा था, ईंधन लगातार कम हो रहा था और सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद भी हर गुजरते मिनट के साथ कमजोर पड़ती जा रही थी। हालांकि यह योजना सुनने में जितनी आसान लग रही थी, असलियत में उतनी ही खतरनाक थी। अगर झटका जरूरत से ज्यादा तेज पड़ता तो दाहिना मुख्य लैंडिंग गियर, जो इस समय विमान का एकमात्र मजबूत सहारा था, खुद भी टूट सकता था। अगर ऐसा होता तो विमान उसी क्षण असंतुलित होकर रनवे पर फिसल सकता था और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर चली जाती। तीनों पायलट इस खतरे को अच्छी तरह समझ रहे थे, फिर भी वे इस विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे थे, क्योंकि अगर बायां गियर नीचे नहीं आया तो आगे होने वाली लैंडिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन तभी कॉकपिट में एक और चेतावनी गूंज उठी, लो फ्यूल वार्निंग। अब केवल तकनीकी खराबी ही नहीं, समय भी उनके खिलाफ हो चुका था। अगर वे रनवे को छूकर दोबारा उड़ान भरते तो उसके बाद एक और अप्रोच करनी पड़ती, और उसके लिए जितना ईंधन चाहिए था वह अब विमान में बचा ही नहीं था। करीब 12 घंटे की लगातार ड्यूटी, पूरी रात की लंबी उड़ान और कई घंटों से चल रही इस आपातकालीन स्थिति ने तीनों पायलटों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। अब फैसला टालने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कुछ पल सोचने के बाद कैप्टन टिम बार्नबी ने अंतिम निर्णय लिया, अगली अप्रोच ही आखिरी होगी और लैंडिंग हीथ्रो एयरपोर्ट पर ही की जाएगी। यह फैसला होते ही पूरे एयरपोर्ट पर आपातकालीन तैयारियां शुरू हो गईं। रनवे के दोनों ओर फायर ट्रक, रेस्क्यू वाहन और मेडिकल टीमें तैनात होने लगी। अब किसी के पास पीछे हटने का विकल्प नहीं था। यह एक पूर्ण आपातकालीन लैंडिंग होने वाली थी। ऐसी स्थिति में नियम बिल्कुल स्पष्ट थे। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आधिकारिक रूप से आपातकाल घोषित करना जरूरी था। कैप्टन ने रेडियो उठाया, एक गहरी सांस ली और वह कॉल दी जिसे कोई भी पायलट अपने पूरे करियर में कभी देना नहीं चाहता। मेडे 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 की जोता वर्जिन अटलांटिक 024 लैंडिंग गियर इमरजेंसी रिक्वेस्ट इमीडिएट लैंडिंग। कैप्टन की यह मेरे कॉल सुनते ही पूरा हीथ्रो एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर आ गया। सभी निर्धारित टेक ऑफ तुरंत रोक दिए गए। आने वाले विमानों को होल्डिंग पैटर्न में भेज दिया गया और जिस रनवे पर फ्लाइट 024 उतरने वाली थी उसे पूरी तरह खाली करा दिया गया। कुछ ही पलों में फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू यूनिट और मेडिकल टीमें रनवे के दोनों ओर अपनी अपनी जगह संभाल चुकी थी। उन्हें आदेश मिल चुका था कि जैसे ही विमान जमीन को छुए वे तुरंत कार्रवाई शुरू कर दें।
उधर कॉकपिट में एक और चिंता लगातार बढ़ रही थी। लुक फ्यूल वार्निंग बार बार सामने आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि अब उनके पास किसी नए प्रयोग या एक और गो अराउंड की गुंजाइश नहीं बची थी। अब हर हाल में इसी प्रयास में विमान को सुरक्षित उतारना था। इसी दौरान केबिन क्रू को भी अंतिम निर्देश दे दिए गए। यात्रियों को आपातकालीन लैंडिंग की जानकारी दी गई और संभावित इवैक्यूएशन के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। अब सब कुछ उस अंतिम अप्रोच पर निर्भर था। फ्लाइट 024 धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ रही थी। कॉकपिट में बैठे तीनों पायलट जानते थे कि अगले कुछ सेकंड उनके पूरे करियर के सबसे कठिन पल साबित होने वाले हैं। कैप्टन टिम बार्नबी ने विमान को बेहद सावधानी से रनवे के दाहिने हिस्से की ओर रखा। उनकी हर छोटी बड़ी हरकत पूरी तरह नियंत्रित और सोच समझकर की जा रही थी। पीछे बैठे रिलीफ पायलट क्रेग मेटन भी पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही विमान जमीन को छूता, उन्हें तय योजना के अनुसार इंजन नंबर 1 और 4 तुरंत बंद करने थे। फिर वह क्षण आ गया। दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर ने रनवे को छुआ। उसी पल रिलीफ पायलट ने बिना एक सेकंड गवाए इंजन नंबर 1 और 4 बंद कर दिए। योजना बिल्कुल वैसी ही लागू हुई जैसी पहले तय की गई थी। अब पूरा भार कैप्टन के नियंत्रण पर था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि विमान का बायां हिस्सा जितनी देर संभव हो हवा में बना रहे, ताकि रनवे से उसका संपर्क सबसे आखिर में हो। लेकिन जैसे जैसे गति कम होने लगी, गुरुत्वाकर्षण का असर बढ़ता गया। कुछ ही क्षण बाद दाहिनी ओर का बाहरी इंजन रनवे से रगड़ खाने लगा। अगले ही पल रनवे पर चिंगारियों की लंबी लकीर फैल गई। धातु के घिसने की तीखी आवाज पूरे केबिन में गूंज उठी। यात्रियों ने अपनी सीटों को कसकर पकड़ लिया। पूरा विमान जोर जोर से कांप रहा था और हर झटके के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी पल उसका संतुलन बिगड़ सकता है। रनवे के किनारे खड़ी फायर और रेस्क्यू टीमें भी उसी समय विमान के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। अब विमान का एक हिस्सा रनवे पर घिसट रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा अब भी हवा में टिका हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रफ्तार घटती गई, कैप्टन के लिए बाएं पंख को ऊपर रोके रखना लगभग असंभव होता गया। उन्होंने स्थिति को समझते हुए धीरे धीरे कंट्रोल ढीला किया और तुरंत आदेश दिया, बायां इंजन बंद करो। रिलीफ पायलट ने बिना देर किए आदेश का पालन किया। अगले ही पल विमान का बायां हिस्सा भी रनवे से टकराया। एक बार फिर तेज चिंगारियां निकली और पीछे धुएं की एक लंबी लकीर बन गई। अब कैप्टन ने धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू किया और साथ ही दाहिने रडर का इस्तेमाल करते हुए विमान को रनवे के बीचों बीच बनाए रखने की कोशिश की। भारी दबाव के कारण दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर के टायर एक एक करके फटने लगे। रनवे पर लगातार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर कुछ बेहद तनावपूर्ण सेकंड के बाद आखिरकार विशाल एयरबस A340 पूरी तरह रुक गया। पूरा विमान स्थिर हो चुका था। कुछ पल के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ, वे बच चुके थे। विमान में मौजूद सभी 114 लोग सुरक्षित थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी गंभीर आपातकालीन लैंडिंग के बावजूद किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। कुछ ही मिनटों में यात्रियों और पूरे क्रू को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक सामान्य उड़ान कुछ ही मिनटों में इतनी बड़ी इमरजेंसी में कैसे बदल गई? बाद में हुई विस्तृत जांच में इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ गया। विशेषज्ञों ने पाया कि लैंडिंग गियर में लगा टॉकपिन नाम का एक छोटा सा धातु का पुर्जा अत्यधिक दबाव झेलने के कारण उड़ान भरते समय अपनी जगह से निकल गया था। यही छोटी सी यांत्रिक खराबी आगे चलकर पूरी घटना की जड़ बनी। जांच में यह भी सामने आया कि उड़ान के दौरान पायलटों ने जो भी इमरजेंसी प्रक्रियाएं अपनाई, वे पूरी तरह सही थी। लेकिन गियर जिस तरह यांत्रिक रूप से फंस चुका था, उसे हवा में रहते हुए नीचे लाना लगभग असंभव था। यानी यह घटना किसी पायलट की गलती नहीं थी, बल्कि पूरी तरह एक मैकेनिकल फेल्योर का परिणाम थी। इस हादसे के बाद एयरबस ने संबंधित हिस्से के डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव किए। साथ ही इमरजेंसी चेकलिस्ट और क्विक रेफरेंस हैंडबुक QRH को भी अपडेट किया गया,
ताकि भविष्य में यदि ऐसी स्थिति दोबारा बने तो पायलटों के पास उससे निपटने के और भी प्रभावी तरीके उपलब्ध हों। एक छोटी सी धातु की पिन जिसका वजन शायद कुछ ग्राम से ज्यादा नहीं था, वही लगभग 114 लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए काफी साबित हुई। लेकिन 3 अनुभवी पायलटों की सूझबूझ, शांत निर्णय और बेहतरीन टीम वर्क ने उस दिन एक संभावित त्रासदी को विमानन इतिहास की सबसे सफल आपातकालीन लैंडिंग्स में बदल दिया।